फॉरेन पॉलिसी अंडर नरेंद्र मोदी, ये टॉपिक हमारा अब है। ठीक, तो मोदी जी के 2014 से शुरू होकर अब तक का जो कार्यकाल रहा, इसमें इन्होंने किस तरह की विदेश नीति बनाई है वो इस सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, मनमोहन जी सरकार के जाने के बाद 2014 में सरकार किसकी आ गई? बीजेपी की। ठीक है, एक बहुमत की सरकार आई, पूर्ण बहुमत की, बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी कोalition के। ठीक है, तो 2014 में ये मोदी एरा स्टार्ट हो गया, वहाँ से लेकर अब तक। ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी इनकी जो रही वो काफ़ी हद तक इन्होंने ध्यान दिया है डायस्पोरा पे। ठीक है, आपने कई सारे डिप्लोमेटिक टर्म्स पढ़े हैं, उसमें एक वर्ड और पढ़ेंगे आप, डायस्पोरा डिप्लोमेसी। ठीक है, डायस्पोरा डिप्लोमेसी क्या होती है और उसके हेल्प से इन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कैसे बूस्ट किया, एफडीआई कैसे बढ़ाया, फॉरेक्स रिजर्व्स को कैसे इंक्रीज किया, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो 2014 में जब मोदी जी ने ओथ लिया, किसका ओथ? हाँ, ठीक है, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का जब ओथ लिया, तो वही ना, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जब ये ओथ लिया तो उस समय उन्होंने इनवाइट किसको किया था? सार्क कंट्रीज़ के हेड को, जो भी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं सार्क कंट्रीज़ के, इन सब को क्या दिया गया? निमंत्रण दिया गया, इनविटेशन दिया गया कि आप आइए न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन, और वहीं इन सब के सामने शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां पर मोदी जी ने ओथ ले लिया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सार्क कंट्रीज़ के हेड को क्यों बुलाया था? क्योंकि सार्क कंट्रीज़ हमारी क्या हैं? नेबर्स है ना। आसपास आप मैप में देखिए, सार्क कंट्रीज समझते हो क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो जितने भी हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं उनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को यहाँ पर उनको इनवाइट किया गया। तो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मतलब पहले इंडिया किस पे ध्यान देगा? अपने नेबरहुड पे। अगर आपका नेबरहुड जहाँ आप रहते हैं वहाँ शांति बनी हुई है, वहाँ कोऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पीस है, वहाँ की सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, वहाँ पे आपके संबंध सबसे अच्छे बने हैं, तो आपका नेबरहुड भी ग्रो करेगा और आप भी ग्रो करेंगे। अगर नेबरहुड आपका अशांत रहेगा तो आपको ग्रो करने नहीं देगा। समझिए इस बात को। तो यहाँ पे मोदी जी ने अपनी पूरी पॉलिसी किस पे डायरेक्ट करी? ये पहले ध्यान किसको देंगे हम? अपने नेबरहुड को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले सार्क पे ध्यान दिया और उसी के बाद फिर ध्यान शिफ्ट किया आसियान की तरफ। ठीक है, मतलब पूरा ध्यान एशिया पे रहा। इनकी जो मेजर पॉलिसीज रही हैं फॉरेन पॉलिसी, वो हमेशा इस तरह से डिज़ाइन हुई हैं कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करती हैं किसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जब मोदी जी गुजरात के सीएम भी थे तब भी उन्होंने ज़माने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट एफडीआई करवा लिया था अपने यहाँ, जापान से काफ़ी सारा एफडीआई अपने यहाँ करवा लिया था। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये एबिलिटी थी कि किस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया लाया जाए। वही पॉलिसीज़, वही नीतियाँ उन्होंने कहीं ना कहीं अपनाई जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। देश के अंदर पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन देश के बाहर से पैसा जब देश के अंदर आएगा तो देश की ग्रोथ और तेजी से होगी, ऐसा मानना मोदी जी का है। तो while his policies are designed to attract foreign capital and foreign technology and seek foreign markets for Indian products, तो उनकी नीतियां इस तरह से बनाई जाती हैं कि बाहर का जो पैसा है वो देश में आए। ठीक है, विदेशी निवेश देश में हो, फॉरेन कैपिटल देश में आए, बाहर की टेक्नोलॉजी देश में आए, और इसके साथ साथ उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो सामान हम यहाँ बनाएं, जो उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें, उसको मैक्सिमम कहाँ बेचें? बाहर में। फॉरेन मार्केट्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हमारा होगा, मार्केट किसकी होगी? फॉरेन की होगी। जब आप यहाँ सामान बना के बाहर बेचेंगे तो आपका क्या एक्सपोर्ट हो, क्या बूस्ट होगा? एक्सपोर्ट्स, निर्यात आपका बढ़ेगा। क्या ज़्यादा आएगा आपके पास? विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, इससे आपका क्या बढ़ जाएगा? फॉरेक्स रिजर्व्स। और जब बाहर की चीज़ें यहाँ इन्वेस्ट होगी, पैसा आएगा, कई सारी कंपनीज बनेंगी, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री और बढ़ेगा, फैक्ट्रीज खुलेंगी, लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ओवरऑल देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, रुपी भी अप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ध्यान दिया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट देश में आए, टेक्नोलॉजी देश में आए, हमारे सामान बाहर
बिकना शुरू हो जाए, बाहर की मार्केट का एक्सेस हमारे पास रहे, और उसके साथ साथ जो क्षेत्र हमारा आसपास का है, जो हमारी नेबर्स हैं, वहाँ पे क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कहीं भी कूप होने की चांसेस कम से कम हो, आतंकवाद कम से कम हो, ठीक है। उसके साथ साथ स्थिरता बनी रहे, सारे देश ग्रो करें, शांति बनी रहे, इनका पॉलिसी स्टार्टिंग से यही रहा। तो यहाँ से मोदी की जो पॉलिसीज़ थी, थोड़ा सा गियर शिफ्ट करना शुरू किया इन्होंने, जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे यहाँ कर रहे थे, ठीक है। काफ़ी डायनेमिक फॉरेन पॉलिसी इन्होंने अपनाना शुरू किया, और इसको आप नाम दे सकते हैं कि क्या, मोदी डॉक्ट्रिन। तो आप कभी भी देखते हैं मोदी जी कहीं जाते हैं तो शेक हैंड्स जब वो करते हैं तो बहुत ही डायनेमिज्म के साथ करते हैं, बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं, किसी से दोनों हाथ से शेक हैंड करते हैं, गले भी लगते हैं, हग डिप्लोमेसी। मोदी जी का ऐसा मानना है, व्हेन यू गिव हग्स यू गेट मोर डिविडेंड। जब आप हग करते हैं आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि अब आप किसी से पर्सनल संबंध बना रहे हैं। मोदी जी कहीं भी जाएंगे तो उनके साथ, पीएम के साथ उनके घर पे लंच करेंगे, डिनर करेंगे, उनके फैमिली के साथ बैठेंगे, उनको बाद में अपने यहाँ बुलाएंगे, आइए। तो पर्सनल डिप्लोमेसी, वो कहते हैं संबंध सिर्फ आपके इंटरनेशनल फोरम पे ऐसे हाथ मिलाने से नहीं होना चाहिए, आप गले मिलिए, एक दूसरे को जानिए। इससे क्या होगा, बॉन्ड बढ़ेगा, और जब बॉन्ड बढ़ेगा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो गुजराती दिमाग लगा लेते हैं हर जगह वो अपना, उनको पैसा लाना पता है कैसे आता है, ठीक है। अभी आगे आप देखेंगे तो मोदी डॉक्ट्रिन क्या है, इसके अंदर हैं ये 4D, ये दिख रहे हैं आपको, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डायस्पोरा। इन 4 चीज़ों पे इनका दिमाग हमेशा रहा, और फॉरेन पॉलिसी इन्हीं 4 चीज़ों के इर्द गिर्द मोदी जी ने अब तक बनाई है, ठीक है, टिल टुडे, जब हम बात कर रहे हैं 2022 की, सिंस 2014, ठीक है। तो आइए देखते हैं मोदी जी के अंदर इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव आए, ट्रेजेक्ट्री में, रास्ते में क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए। अंडर पीएम नरेंद्र मोदी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज टेकन अ न्यू ट्रेजेक्ट्री, एक नया रास्ता लिया है और ब्रॉडर स्कोप लिया है, काफ़ी सारी चीज़ों को टच करने का इन्होंने काम किया है, ठीक है। जनरली होता क्या है कि जब देश के लीडर्स मिलते हैं तो वो आपस में ही मीटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 प्राइम मिनिस्टर्स मिले, प्रेसिडेंट मिले, तो वो अपनी ऑफिशियल मीटिंग करेंगे, ऑफिशियल डिनर होगा, ऑफिशियल लंच होगा, बैक टू द नेशन वापस आ जाएंगे। मोदी जी क्या करते हैं, ये वहाँ जाते हैं, लीडर से मिलते हैं, वहाँ के साधु संतों से मिलते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के कंपनी वालों से मिलते हैं, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, फ्रॉम लीडर्स टू मॉन्क्स टू कंपनीज टू पीपल टू स्टूडेंट्स, सबसे मिल के आते हैं। जैसे है नहीं कि मान लीजिए कोई आपके घर में होली मिलने आया है, तो ऐसा हो कि सिर्फ आप पापा से मिल के चला जाए, तो ये तो हुआ कि ठीक है भाई, पापा के फ्रेंड आते, पापा पापा मिले, आपस में चले गए, ख़त्म, 2 हेड्स मिले चले गए। लेकिन वो आए, आप उनसे मिले, आपसे मिले, अगल बगल के लोगों से मिले, सबके लिए कुछ ना कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी लेकर आए, तो इससे क्या होगा, आपके मन में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ना। तो दिस इज़ व्हाट मोदी जी डज, वो यही करते हैं, ठीक है। उनके जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ ऑफिशियल लेवल तक नहीं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उससे इनफॉर्मल में चले जाते हैं, और इसको कहते हैं पर्सनल डिप्लोमेसी, या एक नया शब्द इन्होंने निकाल दिया है, रिटेल डिप्लोमेसी। रिटेल डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जो एक लीडर होता है वो लीडर से मिलने के साथ साथ वहाँ की जनता से मिलता है, वहाँ की कंपनी से मिलता है, वहाँ के बाकी कम्युनिटी मेंबर से मिलता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सिर्फ लीडर टू लीडर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता है, लीडर टू कंट्री भी बॉन्ड स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। सिर्फ यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया की प्रेसिडेंट की सराहना नहीं करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर की, यूएस के सारे लोग करेंगे अब। क्यों? क्योंकि जब मोदी जी आते हैं तो वहाँ पर प्रोग्राम होता है ना, हाउडी मोदी, सुना है, देखा है कभी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो काफ़ी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इससे मोदी जी बताते भी हैं कि देखिए इतना डायस्पोरा हमारा है, आपके यहाँ रह रहा है, किसके यहाँ, यूएस में। तो कहीं ना कहीं एक संकेत चला जाता है किसके मन में, जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो पहले ट्रंप रहे हों या भी बाइडेन रहे हों, कि मोदी जी के यहाँ के लोग, मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, यूएसए की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस क्षेत्र में हैं, और बहुत ज़्यादा हैं, और वो अब यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर बन गए हैं। इसका मतलब हमें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, इस क्षेत्र पे बहुत ध्यान देना चाहिए अगर हमें सरकार में बने रहना है तो, समझो।
तो कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमेटिक संबंध को, इंडियन डायस्पोरा को वो इस तरह से पावर प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे देश में जाके कि आपके देश में भी हमारे लोग हैं, इन पे ध्यान जरूर दीजिएगा, तभी आपकी सरकार बनी रहेगी। दिस इज कॉल्ड डायस्पोरा पावर प्रोजेक्शन। ये काम मोदी जी ने स्टार्टिंग से करना अब तक जारी रखा है। आइए देखते हैं इसके बारे में। पहले इंडिया का इस्तेमाल हमेशा एक बैलेंसिंग पावर में होता था। बैलेंसिंग पावर समझते हो, BOP, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है ना। हमेशा इंडिया को और पाकिस्तान को हाइफन करके देखता था कौन? USA। हाइफनेशन याद आ रहा है वर्ड आपको? हाइफनेशन क्या होता है उसका मतलब? जैसे मैं लिखूं ऐसे इंडिया डैश हाइफन, तो ये डैश क्या, यही क्या है? हाइफन है। हाँ, मतलब अगर US जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, अगर उसने इंडिया पाकिस्तान को ऐसा हाइफन करके देखना शुरू किया, इसका मतलब वो दोनों को बराबर रखना चाहेगा। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो पीछे से हेल्प किसको करेगा? पाकिस्तान को। पाकिस्तान कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। तो हमेशा इंडिया का इस्तेमाल कैसा हुआ? बस एक बैलेंसिंग पावर के रूप में, चाहे वो सोवियत ने किया हो, चाहे वो US ने किया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से मोदी एरा ने काम चेंज किया, ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल स्टेज फ्रॉम अ लीडिंग पावर rather than a balancing power। अब हम सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर नहीं कि आप हमको बैलेंस करने में लगे रहेंगे, नाउ वी आर अ लीडिंग पावर। अब हम एक लीडर बन के आगे आ गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी हद तक अभी भी कोविड-19 में दिखाया गया, जब वर्ल्ड में हर जगह वैक्सीन नेशनलिज्म चल रहा था। वैक्सीन नेशनलिज्म मतलब हर एक देश चाहता था कि उसके लोगों को क्या लगे, सबसे पहले वैक्सीन लगे। उस समय मोदी जी ने क्या किया? वैक्सीन डिप्लोमेसी। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कई देशों को, चाहे वो अफ्रीकन देश हों, गरीब देश हों, उनको बांट दिया। तो ये क्या दिखाता है कि हम क्या हैं? एक लीडिंग पावर हैं। उस समय जब US नहीं कर रहा था वो काम, तब हम कर रहे थे, ठीक है। तो मोदी जी के समय आइडिया ये है डिप्लोमेसी का कि डिप्लोमेसी शुड बी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। सुनते ही आप लोग सबका साथ, सबका विकास, वो सब प्रयास विकास लगाते रहो आगे, विश्वास जो भी है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करने की बात की गई। तो देखिए आज के समय पे हर देश के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होना, डिफेंस कैपेबिलिटी होना ही ज़रूरी है। मतलब उसके पास एक अच्छी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, वेपन्स हो, अर्थव्यवस्था अच्छी हो, GDP हाई हो, इट्स ओके। लेकिन उसके साथ साथ उसकी सॉफ्ट पावर अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्ट पावर मतलब कहीं ना कहीं आपका कल्चर जो है, ठीक है। तो ये हमारी सॉफ्ट पावर ही है कि इंटरनेशनल योगा डे मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में खड़े खड़े डिक्लेयर करवा दिया। योगा कहाँ से आया है? इंडियन कल्चर है ना, इंडियन कल्चर है। मतलब वो हमारे कल्चर से प्रभावित होकर इंटरनेशनल फोरम पे यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करा दिया। तो ये क्या दिखाता है? इंडिया की सॉफ्ट पावर, कल्चर की पावर हमारे, ठीक है। हमारा कल्चर हर जगह फैलना शुरू हो रहा है। तो इंडिया शुड यूटिलाइज इट्स अबंडेंट सॉफ्ट पावर अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एंड इकोनॉमिक पावर, ठीक है। तो डिफेंस और इकोनॉमिक पावर पे ध्यान देने के साथ साथ हमें अपने सॉफ्ट पावर पे भी कहीं ना कहीं ध्यान उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया? और कहीं ना कहीं जो इंडियन डायस्पोरा है, डायस्पोरा समझते हैं आप लोग? NRIs उसमें आ जाते हैं, POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। वो तुम OCI समझ रहे हो, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI सब एक ही जैसा है। तो NRIs हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएंगे। इसी के अंदर कुछ लोग के पास एक कार्ड होता है, उसको हम कहते हैं OCI कार्ड होल्डर, ठीक है। तो टुगेदर इनको हम क्या कहते हैं? इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा आर बेसिकली नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मतलब वो इंडियंस जो इंडिया में रहते नहीं हैं। दे हैव इंडियन पासपोर्ट, वो हैं तो भारतीय, लेकिन मैक्सिमम समय बाहर देश में रहते हैं, वहीं ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं खर्च भी करते हैं, कभी कभार इंडिया आते जाते हैं बस, ठीक है। लेकिन हाँ, सिटीजनशिप अब तक इन्होंने दूसरे देश की नहीं ली है, वो यहाँ के ही हैं।
बाकी के लोग कौन है? अब वो इंडियन नहीं रहे, पहले वो इंडियन थे, अब वो दूसरे देश में चले गए हैं, अब वहाँ की इन्होंने सिटीजनशिप ले ली है, वहाँ के वो नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली वो क्या है? इंडियन ही है। उनका ओरिजिन क्या है? मूल रूप से क्या है? वो भारतीय ही हैं। तब इनको हम क्या कहते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो इन पे फोकस करने की बात ज़्यादा की गई और कहा गया कि इंडियन डायस्पोरा अपने आप में क्या एक एसेट है। एसेट समझते हो क्या होता है? क्या जो हमें कमा के देता है वो एसेट है, समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल टू यू, ठीक है ना, जो बहुत आपके लिए वैल्यूएबल है और जो आपको बहुत बहुत फायदे दे सकता है। हाँ, विच पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन, ठीक है। मेरी स्पेशल क्लास में आए थे, मैंने एनआरआई वोटिंग समझाई थी। होता है प्रॉक्सी वोटिंग एनआरआई के लिए। तुम भी क्लास में नहीं आए थे? क्लास में आया करो। एक ही आंसर है मेरा, मेरी क्लास में आया करो। ये सारे डाउट्स मैं अपनी क्लास में एड्रेस करता हूँ। पूरी एनआरआई वोटिंग को मैंने समझाया था उसमें, ठीक है ना। और मैंने कहा था कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होती, कोई पोस्टल बैलेट वोटिंग नहीं होती, एनआरआई को यहाँ आना पड़ेगा, फिजिकल वोटिंग करना पड़ेगा। ई वोटिंग का प्रावधान हमारे पास नहीं है, एनआरआई वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो यहीं के हैं। पीआईओ वोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास अब दूसरे देश की नागरिकता है। वोटर बनने के लिए पहले क्राइटेरिया क्या है कि यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन। बेटा जब नागरिकता होगी तभी आप वोट कर पाओगे, ठीक है ना। तो वोट करने का अधिकार तभी है जब आप यहाँ के नागरिक हो, तभी आपका क्या बन पाएगा? वोटर कार्ड। समझ गया इस चीज़ को? अक्षय कुमार के पास वोटर कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि नागरिकता यहाँ की नहीं है, कैनेडियन नागरिक हैं। तो बोला गया कि इंडियन डायस्पोरा हमारे लिए एक एसेट है। इनको बस आप ये मत समझिए कि ये ऐसे लोग हैं जो हमें क्या भेज रहे हैं? रेमिटेंसेस, ठीक है। डोंट जस्ट कंसिडर देम एज अ सोर्स ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब क्या होता है? जो बचता भेज देते क्या? हाँ, आप जैसे हमारे लोग, ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं, चाहे वो पीआईओ हों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, चाहे वो एनआरआई हों, हो सकता है उनके कुछ घर वाले, फ्रेंड्स एंड फैमिली इंडिया में रह रहे हों, चाचा चाची, माँ बाप, बुआ फूफा, कोई तो यहाँ रह रहे होंगे, ठीक है ना। उनके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए या कुछ भी, वो जो पैसा वहाँ से यहाँ भेजते हैं इन डॉलर्स इन पाउंड्स, वो जो पैसा आता है वो क्या होता है? रेमिटेंसेस। इट इज़ नॉट कॉल्ड फैक्टर इनकम। आई गेस तुमको पता है फैक्टर इनकम क्या होती है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिले। फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो आपको कब मिली? जब आपने क्या दिया है? अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान दिया है, काम किया है आपने उनके यहाँ। जैसे जब आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, यू गेट अ सैलरी, वेजेस, दिहाड़ी, तो जो पैसा आपको मिलता है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में योगदान दिया है। हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये याद होगा आपको। लेकिन जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो तो बैठे बैठे आ गए, ठीक है ना, बिना कोई काम किए आपको पैसा बाहर से किसी ने भेज दिया, उस पैसे को पाने के लिए आपने कोई काम नहीं किया था, इसीलिए इस इनकम को हम फैक्टर इनकम नहीं कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। उन्होंने बाहर से हमें भेज दिया कुछ पैसा। जैसे आप जब बाहर पढ़ने जाते हो, बाहर रहते हो, अभी भी घर से आप लोग बाहर हो, तो पापा मम्मी आप लोग को कुछ पैसा देते हैं पॉकेट मनी के रूप में, वो भी क्या है? काइंड ऑफ रेमिटेंस। वो पैसा आपको जो मिल रहा है घर वालों की सेवा करने का नहीं मिल रहा है कि एज अ सैलरी तुमको पैसा मिल रहा है, बस तुमको मिल रहा है, ठीक है। इट्स नॉट योर फैक्टर इनकम। लेकिन जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, IAS IPS PCS बन जाओगे, आपको जो इनकम मिलेगी फ्रॉम गवर्नमेंट, इट विल बी अ फैक्टर इनकम। आपने काम किया है सुबह से लेकर रात तक, इनफैक्ट 24 घंटा काम करोगे तुम लोग, ठीक है ना, कोई होली दिवाली नहीं, कोई संडे नहीं, और फिर जो तुमको तनख्वाह मिलेगी दैट इज़ योर फैक्टर इनकम, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, जो हमारा डायस्पोरा बाहर है उसको आप बस ये मत मानिए कि वो हमारे एक पैसे का सोर्स है, वहाँ से पैसा भेजता है। वो वहाँ पर हैं और वो वहाँ रह के इंडिया के कल्चर को वहाँ फैला रहे हैं, वो वहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनके थ्रू वहाँ की सरकारें प्रभावित होती हैं, तो क्यों नाम उनको अपने प्रभाव में रखें? समझो इस चीज़ को। इस पर बात करना शुरू किया गया। Therefore, the ties and linkages with Indian diaspora should be carefully nurtured and Indians in distress at abroad should be taken care of। मतलब हमारे जो लोग बाहर हैं, चाहे वो PIO हो चाहे वो NRI हों, अगर उनके साथ कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
उनके परसिक्यूशन हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, वो परेशान हैं, उनकी कोई प्लेन हाईजैक हो गई है, उन पर किसी और देश ने आक्रमण कर दिया है, तो हम उनकी क्या करें? उनको बचाएं, उनको हेल्प करें, उनका टेक केयर करें। जैसे स्टार्टिंग में ये काम नेहरू जी ने नहीं किए, ठीक है। उनका ये मानना था कि अगर हमारा डायस्पोरा बाहर रह रहा है तो अब वो जिस देश में है उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको संभालना है। और क्यों ही ये बाहर गए थे? हमने तो कहा नहीं था बाहर जाने के लिए, और अगर बाहर गए हैं तो दे आर ऑन देयर ओन। ऐसा नहीं है कि हम इनको बचाने के लिए या इनको देखने के लिए, हो सकता है हम दूसरे देश पर दबाव डालें तो उस देश से हमारे संबंध खराब हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए नेहरू जी ने कभी भी इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनाई जो डायस्पोरा को स्ट्रॉन्ग करे। मोदी जी ने ये काम किया, इसीलिए जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है वो हमेशा मोदी जी की प्रशंसा करता है। रीज़न यही है, मोदी जी ने अपनी गवर्नमेंट के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए विच टेंड्स टू हेल्प द इंडियन डायस्पोरा हु आर अब्रॉड। ठीक है, अब जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, उनके बारे में जो मैंने बात किया, ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग से बाहर गए हैं, लेट्स से यूएस गए हैं, जापान गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान भी गए थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज फॉरेन विजिट्स उन्होंने एक नई स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी क्रिएट कर दी है, इसको कहते हैं पर्सनल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जानते हैं आप लोग, नेगोशिएशन, बातचीत, वार्तालाप, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किस पे ध्यान दिया है? वेयर ही हैज एम्फेसाइज्ड बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप्स विद लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। अलग अलग कंट्रीज के जो हेड हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे इजराइल जाएं, चाहे यूएस जाएं, कहीं भी जाएं, वो सब के साथ जाते हैं, अच्छे से मिलते हैं, पर्सनल बॉन्ड सबसे अच्छा बनाते हैं। हो सकता है उनका आपस में कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी हो, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी भेज देते होंगे, यू नेवर नो, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल बॉन्ड बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, ठीक है। एंड दिस स्टाइल ऑफ पर्सनल डिप्लोमेसी is now recognized as the hallmark of Modi's way of engaging with the world। तो ये एक तरीका है, एक स्टाइल है मोदी जी की वर्ल्ड के साथ इंडिया को बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। वाइल इंटरेक्टिंग विद वर्ल्ड लीडर्स, जब भी मोदी जी किसी फोरम में जाते हैं, लेट्स से कभी G7 इनको इन्वाइट किया गया हो, आसियान मीटिंग में कभी ये पहुंच गए हों, G20 में पहुंच गए हों, ब्रिक्स में पहुंच गए हों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पहुंच गए हों, कहीं भी जब ये जाते हैं, मोदी जी एंश्योर्स दैट ही डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल केमिस्ट्री विद देम। प्रॉपर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके घर के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके सबके बारे में पूरा संज्ञान लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर। क्योंकि इनका ये आइडिया है, मोदी जी's idea is that a strong personal bond helps India to bargain its national interest at the highest level possible। जब आप किसी से ऑफिशियल के साथ साथ पर्सनल रिलेशन बना लेते हैं, अब वो आपकी किसी बात को मना करे करने के लिए नहीं, तो कहा ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम उनके पीएम से, प्रेसिडेंट से इतने अच्छे संबंध बना देंगे कि हमारी बात या हमारे देश के बारे में कोई बात वो कभी काट नहीं पाएंगे। इंडिया की बात कोई काट पा रहा है इस समय? नहीं। और ट्विटर पे कभी आप इनके फॉलोअर्स देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हैं। वर्ल्ड लीडर्स में किसी के इतने ज़्यादा होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, इन्होंने बहुत तेज़ी से अपने फॉलोअर्स को बढ़ाया है, ठीक है। तो ही हैज़ इफेक्टिवली डेवलप्ड कॉन्टैक्ट्स विद फॉलोअर्स एट ऑल लेवल्स। व्हेन ही ट्रैवल्स अब्रॉड, PM Modi does not restrict his engagement with merely the heads of the state, but widens his reach to include private sector firms also। जब भी ये बाहर किसी ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ सिर्फ ये हेड ऑफ द स्टेट से नहीं मिलते, मतलब जो प्रेसिडेंट है या PM है, उसके साथ साथ ये मीटिंग करते हैं वहाँ के कंपनीज के साथ। गुजराती माइंडसेट ना, इनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ जाते हैं बिना इन्वेस्टमेंट लिए नहीं आते, हर जगह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप FDI करवा के आते हैं। जाएंगे अलग अलग कंपनीज के CEO से मीटिंग कर लेंगे, बैठे हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, गूगल वाले, बाकी सब उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं मोदी जी बैठ के, ठीक है। उसके साथ साथ कंपनी से मिलते हैं, मॉन्क्स से भी मिलते हैं, वहाँ के जो भी मॉन्ग मतलब साधु वगैरह, हर देश में जो भी मॉन्क्स हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैसे भी अलग अलग कम्युनिटी हो, सबसे मिल के आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से मिलते हैं,
वर्कर्स से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, जो भी लोग जहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में। अब बताओ, ऐसे कभी व्यक्ति जाए, मनमोहन जी या वाजपेयी जी जब जा रहे थे, वो सिर्फ एक व्यक्ति से मिल के आते थे, चाहे वो पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, ये काफ़ी लोगों से मिल के आते हैं। तो जितने लोगों से आप मिलेंगे, अपनी छाप हर जगह छोड़ोगे ना, तो सबके मन में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बनना शुरू हो जाती है। ये है इनकी पर्सनल या रिटेल डिप्लोमेसी, इसको कहते हैं रिटेल डिप्लोमेसी। इसको देखिए, हिज आइडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी इज दैट, इनका ये फॉरेन पॉलिसी का आइडिया ये है कि जो डिप्लोमेसी है, जो आप संबंध बना रहे हैं दूसरे देशों के साथ, इट शुड नॉट बी परसीव्ड एज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन। ये मत मानिए बस एक देश की गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से बातचीत करेगी, होना क्या चाहिए एक्चुअली में, इट शुड बी थॉट एज अ लीडर टू पीपल इंटरेक्शन। मतलब एक लीडर है और सामने कौन है, अलग अलग लोग हैं। अब वो लोग हो सकता है गवर्नमेंट हो सकता है कंपनीज हो सकता है वर्कर्स हो सकता है बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, विमेन हो, अलग अलग कम्युनिटीज में लोग हों, मॉन्क्स हो, साधु हो, कुछ भी हो, ये सब से मिलके आते हैं। तो डिप्लोमेसी इन्वॉल्विंग लीडर टू पीपल इंटरेक्शन इज कॉल्ड रिटेल डिप्लोमेसी। ठीक है, रिटेलर्स होते हैं ना, दुकान पे जाते हो लेने के लिए सामान, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, तो वहाँ से वर्ड उठा लिया है रिटेल डिप्लोमेसी, जहाँ पर एक लीडर है जो पीएम या प्रेसिडेंट हो सकता है और वो अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिटेल डिप्लोमेसी। पर्सनल डिप्लोमेसी में क्या है, ये जाते हैं लीडर्स के साथ मिलते हैं और उनसे अच्छे पर्सनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, हमेशा उनसे टच में रहते हैं। ये नहीं बस एक बार औपचारिक मिले, बातचीत किया, खत्म, कोई कनेक्शन ही नहीं है दोबारा, ऐसा ये नहीं करते हैं। In retail diplomacy, the country's leaders interact, meets and shakes hand with a wide spectrum of scholars to monks to workers. तो रिटेल डिप्लोमेसी में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो काफ़ी लोग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो स्कॉलर्स हों, मतलब वहाँ के पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कंपनी वाले हों, चाहे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हों, चाहे वहाँ के मॉन्क्स हों, साधु लोग हों, चाहे वहाँ के काम करने वाले नॉर्मल वर्कर ही क्यों ना हो, सबसे मिल के आते हैं। रिटेल डिप्लोमेसी नॉट ओनली एनहांसेस the perceived approachability of the leader in the eyes of the public, but also helps in developing very strong interpersonal relationship. तो इससे क्या होता है कि जब आप रिटेल डिप्लोमेसी करते हैं तो जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी आंखों में जो ये लीडर है उसकी जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी उनको लगती है और कहीं ना कहीं उनसे संबंध इनके अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स बाकी देश के साथ हमारे अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज़ इंडिया की के साथ खड़ी हो जाती हैं अलग अलग फोरम्स पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो बाकी फोरम्स हो। तभी देखिए इंडिया को हमेशा हर मीटिंग इनवाइट किया जाता है, भले उसका इंडिया मेंबर हो या ना हो। G7 के मेंबर हम हैं क्या, नहीं ना, इन्वाइट करते हैं ना हमको। आसियान मेंबर हम हैं क्या, नहीं ना, कर लेते हैं ना। हर जगह इंडिया को इन्वाइट किया जाता है कि आइए, एज ऑब्जर्वर ही बैठे रहिए, लेकिन आइए ज़रूर। रीज़न क्या है कि हमारी प्रेजेंस जो है उनको अच्छी लगती है। क्यों, पर्सनल डिप्लोमेसी और रिटेल डिप्लोमेसी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मोदी जी ने इंडिया का बनवा दिया है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मोदी जी के डॉक्ट्रिन्स के दो अहम पहलू हैं, एक पर्सनल डिप्लोमेसी। पर्सनल डिप्लोमेसी आप जानते हैं, पर्सनल बॉन्ड बनाने की बात करना, पर्सनल केमिस्ट्री की बात करना। पर्सनल केमिस्ट्री समझते हो, एक दूसरे को समझना। मोदी जी जान जाते हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को क्या पसंद है, रेसिडेंट के पुतिन को क्या पसंद है, यूएस के प्रेसिडेंट को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग वैसी बात करते हैं। उनसे जाएंगे तो कुछ खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ उनके अकॉर्डिंग कुछ लेकर जाएंगे। जैसे आप किसी को जब जान जाते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बात करते हो। अगर मैं आपका नेचर जान जाऊं तो मैं आपसे वैसे ही बात करूंगा जो आप सुनना चाहते हो, ताकि हमारी डील क्रैक हो जाए। तो ये पूरा स्टडी रिसर्च करके जाते हो उनके बारे में, और कहीं ना कहीं कोई एंशिएंट लिंक ढूंढ लेते कि नहीं, आपकी कंट्री का सिविलाइजेशन हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है, पहले हमारे यहाँ ये होता था, ट्रेड होता था, ऐसा कुछ होता था। तो कहीं ना कहीं कोई पुराना बॉन्ड भी जोड़ के ले आते हैं। ठीक है ना, बहुत दूर दूर तक संबंध निकाल लेते हैं। और इनके पीछे लॉजिक क्या है, इन्होंने कहा जब हम पर्सनल डिप्लोमेसी करेंगे, लोगों से खूब मिलेंगे, रिटेल डिप्लोमेसी करेंगे, हक्स फेच मोर डिविडेंड्स। बताया था मैंने आपको। हक्स, एक होता है फॉर्मल हैंडशेक, दूर से खड़े हो गए ऐसे, एक होता है आप क्लोजली किसी को हक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, वो अच्छी हो रही है, और इससे क्या मिलेगा, इट विल फेच यू मोर डिविडेंड, ज़्यादा फायदा होगा। और जब जब मोदी जी किसी को लिपटाते हैं इससे,
समझ लो उसकी पूरी इकोनॉमी को पकड़ लिए हैं ऐसे, और पूरी इकोनॉमी खींच के इंडिया ले आएंगे अब, और वो यही करते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वो सोशलाइजेशन कर रहे हैं फॉर इंडिया फर्स्ट, बाकी देशों में इंडिया के लिए जो सोशल वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस तरह से जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी इसको ब्रेक करके मोदी जी आगे निकल जाते हैं। अभी भी आप देखिए कहीं जाते हैं तो अपने गार्ड का जो दायरा होता है कई बार तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, बच्चों से मिलना बैठना शुरू कर देते हैं, मतलब मास से कनेक्ट करना जानते हैं। तो लीडर टू मास कनेक्टिविटी इनकी अच्छी है, इसीलिए एक पॉपुलर लीडर हैं ये, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी, ठीक है। और ये इनके सिद्धांत के जो 4D हैं, डेमोग्राफी, डिविडेंड, डायस्पोरा और डेमोक्रेसी, ये इस पे ध्यान देते हैं। ये वर्ड्स आप जानते ही, डेमोग्राफी मतलब जो देश के लोग हैं हमारे, ठीक है, उनको जितना पढ़ाएंगे, ह्यूमन कैपिटल जितना करेंगे, जितना उनका स्किल डेवलप करेंगे, कौशल विकास योजना है ना, इससे क्या कर रहे हैं आप, डेमोग्राफी जो आपकी जनता है उनको आप ट्रेन कर रहे हैं, स्किल्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उससे क्या आएगा, वो कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, टैक्सेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट का फायदा होगा। डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करते हैं, हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज ही कर देते हैं, ठीक है ना, पूरा डिमांड सेक्टर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं देखो ऐसा कि बीजेपी जो है वो राइट विंग पार्टी है, और कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत में एक चीज़ होती है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। वो ये जानते हैं कि जो लोग जिस चीज़ को अच्छा चला सकते हैं वो चलाएं ना। इनके अकॉर्डिंग ये होता है, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है यार, सरकार का काम क्या है, सिर्फ वेलफेयर करना। तो जो लोग बिजनेस में अव्वल हैं क्यों ना ये बिजनेस उनको दे दिया जाए, हैंस प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ये कंपनी है, इसको अच्छा आप चला सकते हो, आपको दे देंगे, बेच दिया आपको। जो काम हम अच्छा कर सकते हैं वो काम हम करेंगे। नेशनलाइजेशन में क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, एक ही व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। अब तुम कोहली से करो, बैटिंग करो, बॉलिंग भी करो, जाओ ऑडियंस में ताली बजा लो, हर काम तो नहीं कर सकता ना वो, एक बार में एक ही काम कर सकता है और वही काम बढ़िया कर पाएगा। डायस्पोरा एंड डेमोक्रेसी, डायस्पोरा जानते ही हैं, वो लोग जो विदेश में, उन पे ध्यान दिया जाए। डेमोक्रेसी जो हमारे देश के लोग हैं उन पे ध्यान दिया जाए, ठीक। तो मोदी हैज एडॉप्टेड डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड एज की ड्राइवर्स टू हाईलाइट इंडियाज इकोनॉमिक पावर्स अब्रॉड। हाउएवर डायस्पोरा इज द ऑक्सीजन टू हिज फॉरेन पॉलिसी। ऑक्सीजन समझते हो क्या होता है, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फॉरेन पॉलिसी का ऑक्सीजन क्या है इस समय मोदी जी का, डायस्पोरा। इनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी किस पर निर्भर होती है, डायस्पोरा पे, और ये उसी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के अपनी फॉरेन पॉलिसी इर्द गिर्द बनाते हैं, ठीक है। मोदी हैज़ एड्रेस्ड कंसर्न्स रिलेटेड टू इंडियन डायस्पोरा। जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ जो भी हमारे लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में वहाँ हमेशा चर्चा जरूर करते हैं, ठीक है। ऑन एनी फॉरेन टूर मोदी मेक्स इट अ पॉइंट टू एड्रेस अ गैदरिंग ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। कोशिश करते हैं कि पहले से ही प्रोग्राम वहाँ बनवा के रख लें कि जब ये जाए तो लीडर से मिलने के बाद ये किस पे आ जाएं, रिटेल डिप्लोमेसी पे, मतलब जो वहाँ के लोग हैं और प्लस जो हमारा डायस्पोरा वहाँ पर है, पहले से एक हॉल या एक ऑडिटोरियम बुक कर लिया जाएगा या एक बड़ा सा ग्राउंड बुक कर लिया जाएगा जहाँ पे मोदी जी आएंगे और बाकी लोग बैठेंगे और ये वहाँ पे उनको एक स्पीच देंगे। कई बार से प्रोग्राम्स हुए भी हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, ठीक है। तो क्या रीजन है, ये काम ये क्यों करते हैं, देयर आर टू पर्पस ऑफ एड्रेसिंग दी डायस्पोरा। दो वजह हैं जिसके लिए ये वहाँ के डायस्पोरा, मतलब जो हमारे लोग वहाँ पर हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं या उनसे मिलते हैं। पहला रीजन क्या है, फर्स्ट पर्पस इज दैट he addresses the diaspora to not only reconnect with them as a messenger from their homeland but also to convey them the problems India faces in the 21st century। तो मोदी जी जब भी बाहर के लोगों से मिलते हैं, स्पेशली जो कभी ना कभी इंडियंस रहे हैं, PIO हैं या NRIs हैं, तो वो उनसे कैसे मिलते हैं, एज अ मैसेंजर। कहाँ का मैसेंजर, फ्रॉम देयर होमलैंड। होमलैंड मतलब जहाँ से ये लोग आए हैं,
या इनके एंसेस्टर्स जहाँ से आए हैं। तो एनआरआईज हों या पीआईओज हों, ये पहले सबके सब क्या ही थे, या अभी क्या है, इंडियंस हैं। एनआरआई तो अभी भी इंडियन हैं लेकिन बाहर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जितना अपने घर से दूर रहेंगे, आपके कॉन्टैक्ट और कनेक्शंस वहाँ से टूटना शुरू हो जाएंगे। ये काम मोदी जी होने नहीं देते हैं। वो वहाँ जा के बार बार याद दिलाते हैं कि आप यहीं के हैं, ठीक है, और आप यहीं के हैं। मैं इंडिया के बिहाफ पे एक इंडिया का मैसेंजर बन के आपसे मिलने आया हूँ, और इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज की शताब्दी का जो इंडिया है, 21st सेंचुरी का जो भी इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये आप ही का घर था पहले, उसकी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करने आया हूँ। क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि इंडियन डायस्पोरा थ्रू आउट दी वर्ल्ड इस समय वन ऑफ द रिचेस्ट डायस्पोरा है। हमारे लोग जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी जो कुल पैसा जो कमा रहे हैं, जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप अपने डायस्पोरा के सामने जाके इस तरह से ऐसे थोड़ा सा इमोशनल बातें करोगे तो क्या करेंगे? जो पैसा उनके पास है वो इन्वेस्टमेंट करके कहाँ भेज देंगे? इंडिया। वो कहेंगे यार कितना यूएस में इन्वेस्ट कर, यूएस तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, क्यों ना अपना देश जो हमारा पहले था इंडिया, वहीं की सड़क में पैसा लगा देते हैं, वहाँ की बिल्डिंग को रेनोवेट करने लगा देते हैं, वहाँ की सड़क बनाने लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, बाहर का पैसा इंडिया आना शुरू हो जाता है, एफडीआई, ठीक है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाना शुरू करते हैं। In most of his addresses to the diaspora, Modi outlines domestic issues of India and government initiatives to tackle them. मोदी जी बताते हैं डायस्पोरा को कि क्या क्या विवाद, दिक्कतें देश के अंदर चल रही है और हमारी सरकार किस तरह से उनको टैकल कर रही है, सॉल्यूशंस निकाल रही है। फिर प्रॉब्लम्स गिनाना ज़रूरी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही बता के बेसिकली अपने डायस्पोरा से क्या लेने वाले हैं? फंड, ठीक है ना। ये बेसिकली जो डायस्पोरा हैं हमारे लिए क्या है? एज इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स आप में इन्वेस्ट क्यों करें? आप रीज़न दोगे ना बताने के लिए। पहले तो उससे एक इमोशनल बॉन्ड बनाओगे, दिखा के कि हम आप ही के हैं और आप हमारे ही हैं, हम एक ही कंट्री के हैं। अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स गिनाओगे और आप क्या अपने अकॉर्डिंग कर पा रहे हो उन प्रॉब्लम्स के लिए, वो बताओगे। और फिर कहीं ना कहीं वो आप में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो इन्वेस्टर है, ठीक है। So PM Modi often discusses issues like lack of manufacturing base in India, issues related to cleanliness and so on. बताते हैं कि देश में क्या क्या दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम है, फैक्ट्रीज कम है, प्रोडक्शन कम हो पा रहा है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? हमें पैसा चाहिए जिससे हम और प्रोडक्शन कर पाएँ, और कंपनीज खोल पाएँ, और फैक्ट्रीज कर पाएँ। हमारे यहाँ नदियाँ थोड़ी साफ़ नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हैं, पर फिर भी क्लीनिंगनेस उतनी अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बाहर से, ठीक। In the address, he apprises the diaspora of initiatives the government has taken, ranging from Make in India to Swachh Bharat Mission and so on. और उसके साथ साथ अपनी सारी प्रधानमंत्री योजनाएं उनको समझा देते कि हमारी सरकार ये प्रोग्राम्स लॉन्च कर चुकी है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, पर अब भी ये प्रॉब्लम्स बची हुई हैं। अब ये काम के पीछे जो बता रहे हैं इंटेंशन क्या है इनका, क्यों बताया जा रहा है सब चीज़ें। द इंटेंशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये जो काम इन्होंने कर दिया, बता दिया, इज टू कन्विंस द डायस्पोरा। कन्विंस समझते हो, ठीक है। कन्विंस करना चाहते हैं उनको दैट द डायस्पोरा कैन एमर्ज एज इफेक्टिव स्टेक होल्डर इन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया। स्टेक होल्डर समझ गए? इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप हमारा साथ देके हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आप हेल्प हमारी कर सकते हैं। He intends to convey to the diaspora that their contribution is imperative. Imperative मतलब बहुत ज़रूरी। कहा देखिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी देश के लिए हमारे। अब इससे वो व्यक्ति क्या सोचेगा? अच्छा मेरी इंपॉर्टेंस है, मतलब भले वहाँ टैक्सी चला रहा हो लेकिन क्या सोचेगा? मेरी इंपॉर्टेंस यार, मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। समझे इस बात को? फॉर मोदी जी एवरी पेनी काउंट्स। हर एक पैसा, वो 1 रुपया क्यों ना, वो छोड़ेंगे नहीं किसी का। सब ऐसे कहेंगे नहीं तुम बहुत ज़रूरी देश के लिए हो, क्योंकि हमें तुम्हारा पैसा चाहिए बेसिकली, ठीक। तो ही इंटेंड्स टू कन्वे टू द डायस्पोरा दैट देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी नेसेसरी फॉर इंडिया डेवलपमेंट स्टोरी एंड इट्स राइज एज अ ग्लोबल पावर। तो कहा इंडिया तभी डेवलप कर पाएगा, इंडिया तभी एक वैश्विक स्तर पर शक्ति बन पाएगा जब आप इंडिया की हेल्प करेंगे, आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हमें। समझे चीज़? और इसके साथ साथ एक मैसेज तो इन्होंने किसको दे दिया? डायस्पोरा को। अब एक दूसरा मैसेज ये देते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को, क्योंकि जब मोदी जी वहाँ जाते हैं
तो 2-3 लोग तो देखने आते नहीं बेटा, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मतलब वहाँ के लीडर को लोग देखने इतना नहीं आते होंगे जहाँ एक दूसरी कंट्री लीडर आया उसको देखने लोग इतने आ गए। इसका इम्पैक्ट किसे पड़ता है? वहाँ के लीडरशिप पे। तो सेकंड रीज़न क्या है इसका ये काम करने का? His address to the Indian diaspora in foreign countries are a message to the governments of those countries. एक ये स्टर्न मैसेज है उन कंट्रीज के लिए कि इफ यू टेक केयर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विल टेक केयर ऑफ योर गवर्नमेंट इन इलेक्शन। समझो, मोदी जी इस जगह पे गए हैं, ये चुनावी क्षेत्र है, यहाँ पे कई लोग रहते हैं और मैक्सिमम लोग क्या इंडियन डायस्पोरा के हैं। यहाँ मोदी जी ने एक हॉल बुक किया, यहाँ पे हज़ार लोग देखने आए, मोदी जी ने इनसे बात की, और जब इतने लोग यहाँ देखने आए तो भाई उस देश की मीडिया भी तो कवर कर रही है इस चीज़ को, तो मीडिया और सरकार समझ गई कि ये भाई ये जो चुनावी क्षेत्र है कल को ये भी वोट करेगा हमको, जो इलेक्शंस होंगे हमारे यहाँ, और ये मैक्सिमम लोग कैसे हैं, प्रो मोदी हैं, तभी देखने आए हैं। तो कोई भी अपने एजेंडा में हमें ऐसी पॉलिसी नहीं लिखनी है जो चुनावी एजेंडा होता है ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो एंटी इंडिया हो, वरना यहाँ के तो वोटर्स हमको वोट नहीं करने वाले हैं। और जो व्यक्ति यहाँ से खड़ा होने वाला है वो हमेशा रैली में क्या बोलेगा? हमेशा प्रो इंडियन बातें करेगा कि हम आएंगे तो इंडिया संबंध ऐसे कर देंगे और अच्छे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि वहाँ के लोग क्या करें, आपको सपोर्ट करें। और ये भी बोला गया है कि अगर आप इस क्षेत्र का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ग्रोथ करेंगे, यहाँ पे क्लीनिनेस मेंटेन करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ पे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, तो यहाँ के लोग दे विल टेक केयर ऑफ यू इन योर इलेक्शन। मतलब वोटिंग के समय आपको क्या करेंगे? वोट करेंगे। क्योंकि ये लोग कौन है? इंडियन डायस्पोरा है। क्योंकि हो सकता है वहाँ की सरकार सोचे अरे यार इस क्षेत्र में मैक्सिमम लोग कौन रहते हैं? इंडियन डायस्पोरा है तो हमारे, लेकिन कहाँ से आए हैं? इंडियन से। तो ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग को निगलेक्ट कर दें ये लोग, इस एरिया को डेवलप ही ना करें अच्छे से। लेकिन अब निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ दिखा दिया कि बहुत लोग हैं और मेरे समर्थक हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, पर आपके यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अगर आप इस क्षेत्र की ध्यान रखेंगे तो ये क्षेत्र भी आपका ध्यान रखेगा। कहाँ पर? इलेक्शंस में वोट करके आपको जिताएगा। ठीक, तो इसको हम कहते हैं डायस्पोरा डिप्लोमेसी। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? इतने शाम तो समझ में आ रहा है, सब ऊपर चला जा रहा है, आ रहा है समझ में? तो ग्लोबलाइजेशन के इस युग में, ठीक है, डायस्पोरा डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो वर्ल्ड के कोने कोने में जाके बैठ गए, हर जगह अलग अलग अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेस टाइकून है, ठीक है, अलग अलग छोटे से बड़े लेवल तक हर सब जगह लोग हैं। कई लोग मेयर हैं, कई हमारे लोग PIO बन के PM भी बन गए हैं। ऋषि सुनक का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या है? PIO ही तो हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन डायस्पोरा तो हो गया एक तरह से वो, ठीक है। तो ऐसे में वर्ल्ड जो है वो इंडिया को अब निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लोग हर जगह फैल चुके हैं, थैंक्स टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक, ज़्यादा लोग होंगे जाएंगे कैसे? बहुत ज़्यादा लोग से चले गए। तो डायस्पोरा डिप्लोमेसी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ डायस्पोरा कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के युग में किस तरह से अगर देश को डेवलप करना है तो एक देश का जो डायस्पोरा है, जो बाहर रह रहा है, वो बाहर रह के किस तरह से देश की हेल्प कर सकता है, ये बताता है आपको डायस्पोरा डिप्लोमेसी। तो जितना ज़्यादा आप डायस्पोरा के साथ इंगेज करेंगे, इंगेज करना मतलब उनके लिए प्रोग्राम्स बनाएंगे, उनके लिए उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे, उनकी हेल्प करने का काम करेंगे, जब भी उनसे जाएंगे उनसे मिले जुलेंगे एटलीस्ट, तो उतना ही वो हेल्प आपके लिए कर देंगे। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं दे आर अर्निंग इन रुपीज़, लेकिन जो यहाँ के लोग बाहर गए हैं दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस, मे बी कुवैती दिनार। तो उनकी जो वैल्यू है, मनी पावर जो उनके पास है, जो उनकी PP है, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है हमसे। अगर वहाँ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा हमको, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो अपने आप में क्या आएगी? फॉरेन करेंसी आएगी, देश के क्या बढ़ जाएंगे उससे? फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे, ठीक। अगर अंबानी इंडिया में दोबारा इन्वेस्ट करता है तो इससे इंडिया का फॉरेन रिजर्व नहीं बढ़ता, समझो। वो क्या इन्वेस्ट करेगा? रुपी ना। लेकिन बाहर बैठा एक व्यक्ति जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो वो रुपी इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो बाहर की करेंसी लेकर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली डॉलर्स लेकर आएगा। वो डॉलर RBI अपने पास रख लेगा और उसके अकॉर्डिंग कितना नोट छाप के दे देगा रुपी में, उनको ले लीजिए। लेकिन वो डॉलर्स किसके पास आ जाएंगे? हाँ, हमारे देश के पास फॉरेक्स रिजर्व में आ जाएंगे, विच विल हेल्प अस इन
इम्पोर्ट, जो भी हमें आयात करना होगा हमारे उसमें हेल्प करेंगे। तो इम्पोर्ट कवर बूस्ट होना शुरू हो गया जब से मोदी जी ने ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी करना शुरू कर दिया। हर एक चीज़, इन्वेस्टमेंट बाहर से आना शुरू हो गया, फॉरेन रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए, इम्पोर्ट कवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फोकस क्या है कि आने वाले समय में इन द लॉन्ग रन डायस्पोरा डिप्लोमेसी के थ्रू करना क्या, बेसिकली कंट्री का डेवलपमेंट करना है। जो लोग बाहर गए हैं, सेटल हो गए, उनका पैसा काफ़ी आ गया है, अब वो आराम से इंडिया में इन्वेस्ट करके इंडिया को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल मोदी जी करना चाहते हैं फॉर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। हिज फोकस इन द लॉन्ग रन इज टू यूज द डायस्पोरा, ये वर्ड मैंने यूज लिखा है, कुछ और अच्छा वर्ड यूज कर लेना। वी आर नॉट यूजिंग द डायस्पोरा, ठीक है, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द डायस्पोरा फॉर आवर डोमेस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे देश का जो विकास होना है, जो घरेलू विकास होना, उसके लिए हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, किसकी हेल्प ले रहे हैं? हाँ, डायस्पोरा की। तो मोदी जी इंटेंशन इज टू अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डायस्पोरा बैक होम, बैक होम मतलब इंडिया में, कि उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ आकर्षित हो जाए, एंड इफेक्ट अ रिवर्सल फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। समझे ना, नहीं कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया है, तो क्या ठीक है ब्रेन ड्रेन हुआ है, लेकिन जो हमारे ब्रेन्स बाहर बैठे हैं अब, नाउ दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, यूरोस, नाउ दे आर मेयर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, नाउ दे आर बिग बिजनेस टाइकून्स। तो ठीक है ब्रेन ड्रेन हुआ था एक समय में, देश से बाहर लोग जा चुके थे, यहाँ से वहाँ बाहर चले गए, लेकिन जहाँ जहाँ हैं अब वहाँ से अपने ब्रेन का, अपने पैसे का इस्तेमाल करके वहीं बैठे बैठे इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है ना, पैसा भेजने के लिए आना पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो वही कह रहे हैं कि डायस्पोरा से कांटेक्ट करके हम इस पैटर्न को रिवर्स कर सकते हैं। किस पैटर्न को? ब्रेन ड्रेन को। किस में? ब्रेन गेन में। समझे इस चीज़? तो ऐसा हम मान सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी नोज दैट डायस्पोरा इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन फैमिली विच विल बी अ पार्टनर टू इंडियाज एमरजेंस एज अ ग्लोबल प्लेयर। वैश्विक स्तर पे इंडिया एक बड़ा खिलाड़ी बन के तभी आगे आ पाएगा जब हमें सहायता किसकी मिल जाए? डायस्पोरा की। और ये बात कहीं ना कहीं मोदी जी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले बाकी गवर्नमेंट ने निगलेक्ट किया इस बात को। ठीक, अब जब भी बातचीत होती है इनकी डायस्पोरा डिप्लोमेसी में, तो जो लोगों से बात करते हैं वो हमेशा उनको इंडिया के इतिहास से लिंक करके जोड़ के देखते हैं। जैसे कि एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हेयर इज दैट इन हिज एड्रेस टू द डायस्पोरा, जब भी ये डायस्पोरा के साथ बातचीत करते हैं, he would link the past, present and future in such an array that the diaspora gets energized and enthusiastic to play a role in India's future। इस तरह से वो इंडिया की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की विजन दिखा देते हैं। देखो सपना दिखाना आना चाहिए, सपना पूरा हो ना हो अलग बात है, समझो। यहाँ पे एक सपना दिखाया मोदी जी ने, किसको? इंडियन डायस्पोरा को, कि इंडिया क्या था, क्या है और आपके कंट्रीब्यूशन से क्या बन सकता है। और इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? आपका होगा। देश के लोग आपके इस एहसान कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी ऐसी इमोशनल बातें। मोदी जी को एक ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए एक्टिंग के लिए, ठीक है। His address to the diaspora in the USA, Australia, UK reflect the intermixing of past, present and future. The doctrine of the diaspora here aims to attract FDI to India and use it for domestic development। वही बात है। तो ये सारे काम जो इंगेज होते हैं अलग अलग लोगों के साथ, जो हमारे लोग वहाँ बस गए हैं, मेन इंटेंट क्या होता है इसका? देश में FDI बढ़वाना और उस पैसे का इस्तेमाल करना किस चीज़ में? हाँ, GDP बढ़ाने के लिए हमारी। डोमेस्टिक ग्रोथ मतलब GDP, क्योंकि GDP में वर्ड आता है ना, डी फॉर डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो घरेलू विकास भी बढ़ता है उससे, ठीक है, डोमेस्टिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे का जो आइडिया है डायस्पोरा डिप्लोमेसी का, वो ये है सुनिश्चित करना दैट अ कलेक्टिव इंडियन वॉइस in the countries of their residence where they are simultaneously loyal citizens।
तो डायस्पोरा बेसिकली क्या है, अब वो कहीं ना कहीं हमारे देश के नहीं रह गए हैं, एनआरआई हमारे देश के हैं पर हमारे यहाँ रहते नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एज एनआरआई बाहर रहे और बाद में सिटीजनशिप दूसरे देश की ले ली, अब तो हमारे हैं ही नहीं, लेकिन ओरिजिन मूल रूप से हमारे ही हैं। तो अब वो किसी और देश में रहते हैं और कहीं ना कहीं उस देश के क्या हैं, लॉयल सिटीजन भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ पे क्या बनकर रहेंगे, एक कलेक्टिव इंडियन वॉइस, हमेशा भारत के बारे में ही वहाँ बोलेंगे, भारत के खिलाफ वहाँ नहीं बोलेंगे। जैसे आपने देखा था कि जो कल बताया था मैंने आपको, जो यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हुई थी, सिविल न्यूक्लियर डील, उसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत रोल था। इंडियन डायस्पोरा, हमारे लोग यूएस के सीनेट में सीनेटर्स बन के बैठे हुए थे, वहाँ मेयर्स बन के बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ के प्रशासन पे जोर डाला कि नहीं, आप इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस करने के लिए, एनर्जी में अंडर डालने के लिए हेल्प करिए, इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील करिए, तब जाके मनमोहन जी के साथ न्यूक्लियर डील हो पाई थी। तो रोल किसका था पीछे से, इंडियन डायस्पोरा का। ठीक है, तो मोदी जी ये जानते हैं कि अगर हमें अपने ग्रोथ रेट्स बढ़ाने हैं, मतलब जीडीपी बढ़ाना है, तो जीडीपी बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो घर के अंदर चीज़ें ली जा रही हैं, जो स्टेप्स देश के अंदर ले रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा, जब बाहर से कुछ हमें हेल्प मिले, बाहर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिले, या बाहर से पैसा मिले, निवेश मिले। ठीक है, मतलब हमें एक्सटर्नल इंगेजमेंट करना पड़ेगा, बाहर से लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, बाहर से पैसा आना पड़ेगा, तभी हमारे देश की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तभी डायस्पोरा डिप्लोमेसी तेज़ी से लॉन्च किया नरेंद्र मोदी सरकार ने। ठीक, और यही डायस्पोरा डिप्लोमेसी बाद में कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, क्योंकि इसका मेन इंटेंट क्या है, वहाँ से पैसा लेके आना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, एफडीआई लेकर आना। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी ऑफ मोदी इज बेस्ड ऑन अ मॉडल वेयर डोमेस्टिक ग्रोथ is to be propelled by FDI in the manufacturing sector। तो जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाया जाएगा, बाहर से। ठीक है, एफडीआई से। उससे क्या होगा, देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। मोदी जी कहते हैं नहीं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया मतलब क्या, आइए इंडिया बनाइए, क्योंकि जब आप इंडिया की बाउंड्री के अंदर कुछ भी बनाएंगे तो वो कहाँ काउंट होगा, इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। आपका पैसा, आपकी कंपनी, देश हमारा, बनाएंगे हमारे यहाँ, तो हमारे लोग को काम भी तो देंगे, रोज़गार मिलेगा, और जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो हमारे यहाँ बिकेंगे और बाहर बिकेंगे। और जब आप हमारे यहाँ काम कर रहे होंगे, बनाएंगे, तो आपसे हम क्या लेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स भी लेंगे आपसे हम। ठीक है, देश में क्या आएगा इससे, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन कोई आपके यहाँ की कंपनी क्यों खोले, उसके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। वो तब होगा जब आपके यहाँ बिजनेस करने में आसानी हो उसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुना होगा आपने, ईज मतलब आसानी से आप बिजनेस कर सकें। तो मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया, ताकि यहाँ पे आना, लैंड लेना, कंपनी खोलना बहुत आसान हो जाए, ताकि कोई भी यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करे, कंपनी खोले, प्रोडक्शन शुरू करे। हमारे यहाँ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कंपनी खोलने में दिक्कत ना हो किसी को। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पर है मेंशन, टू मेक एफडीआई एब्जॉर्प्शन ईजी, मतलब एफडीआई आराम से इंडिया में आ सके, एब्जॉर्ब हो सके, उसको ईजी करने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया कि इंडिया में आइए, इंडिया में इन्वेस्ट करिए। मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, स्किल इंडिया इनिशिएटिव, कि इंडिया के लोग को स्किल भी हम कर दें। देखो, जब बाहर के लोग यहाँ काम कंपनी खोलने आएंगे तो वर्कर्स किसको बनाएंगे, हमारे लोगों को, एज एम्प्लॉयज़ हायर होंगे, और उनको अच्छी सैलरी तब मिल पाएगी हमारे लोग को जब उनके पास क्या हो, अच्छी स्किल, हुनर। ये काम भी किया पीछे से, और उसी के साथ साथ ये लॉन्च करने के साथ साथ कई सारे स्टेप्स लिए हैं टू इम्प्रूव इंडियाज परफॉर्मेंस इन दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग्स आती है, उसमें इंडिया की रैंक अच्छी होना शुरू हो गई, ताकि बाहर के देश के जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे कंपनी खोलने के लिए, वो देख के आएंगे, अच्छा हाँ, इंडिया में बिजनेस करना आसान है, अच्छा है, बढ़िया है। समझ पा रहे हो उसको?
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में उन्होंने ये बोला कि जो भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हम ट्रेड और तेज़ी से बढ़ा लें, चाहे वो हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के लोग हों, कंट्रीज़ हों, उनके साथ ट्रेड तेज़ी से बढ़ाएं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मोदी का जो फोकस है वो ये है, नेबर्स के साथ क्या करने का, इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ाने का। मोदी बिलीव्स दैट एग्रेसिव इकोनॉमिक ट्रेड विद नेबर्स विल बेनिफिट ऑल एंड बेनिफिट्स विल पर्कुलेट डीप डाउन इन दी सोसाइटी। इंडिया जब अपने आसपास के पड़ोसी मुल्क से खूब सारा ट्रेड करेगा, खूब व्यापार करेगा, तो उससे संबंध भी अच्छे होंगे, और प्लस ये जो बेनिफिट्स जब देश में आएंगे, जब पैसा आएगा उस देश में, तो देश क्या करेगा, अपने लोगों का कल्याण करेगा, वेलफेयर करने के लिए पैसा होना चाहिए ना। और पैसा कब आएगा, जब आप अच्छा व्यापार कर सकें। तो व्यापार करेंगे, पैसा आएगा, और जो बेनिफिट्स आएंगे दे विल गो डीप डाउन इन दी सोसाइटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, समाज के हर एक व्यक्ति को फ़ायदा मिलना शुरू होगा, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो। और इससे क्या होगा, दिस विल ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल शिफ्ट इन दी वे। जिस तरह से नेबर्स हमारे बारे में सोचते हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी सोच भी हमारे लिए थोड़ी बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो नेबर्स हमारे बारे में परसीव करते हैं, सोचते हैं, वो भी सोच कैसी होनी चाहिए। इंडिया जो है वो एक बिग ब्रदर बन के आगे आना चाहता है। समझते हो क्या होता है बिग ब्रदर? हेल्प करने के लिए, बड़ा भाई के रूप में। ठीक है, तो द अर्स्टवाइल इमेज ऑफ इंडिया projected to its neighbor as a big brother will transform into one of a collaborative ally and shall prove positive spillover for the entire region। हमेशा से जो हमारी एक इमेज है बिग ब्रदर बन के आने की, क्योंकि गुजराल डॉक्ट्रिन में आपने देखा था, आई के गुजराल ने क्या बोला था, हाँ, कोई अगर आपकी इतनी भी हेल्प करता है तो आप उसकी इतनी हेल्प करिए। रेसिप्रोकल उम्मीद मत करिए कि आप इतना करेंगे तो अगला भी इतना करेगा, नहीं, आप इतना कर दीजिए उसके लिए, आप उसके बड़े भाई बन के उसके लिए ज़्यादा करिए। एक बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई या छोटी बहन के ज़्यादा ही करेगा ना, उससे उम्मीद करेगा क्या रिटर्न में, नहीं तुम भी इतना करो, नहीं ना। तो ये जो एक इमेज इंडिया की थी, उसके साथ साथ इस इमेज को हल्का सा और चेंज किया मोदी जी ने, इसको कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ कोलैबोरेटिव एलाई, कि हम आपके साथ साथ हेल्प भी करेंगे, प्लस आपके साथ मिलकर काम भी करेंगे, कोलैबोरेशन में। एलाई मतलब फ्रेंड, ठीक है, मिलकर काम करेंगे, और फिर इसका जो प्रभाव है वो हर तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, एंटायर रीजन में, मतलब जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, हर तरफ इंडिया का एक अच्छा प्रभाव फैलना शुरू हो जाएगा। इंडिया सबके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाना शुरू कर देगा। तो नेबरहुड में सबसे पहली प्रॉब्लम आई किस चीज़ की, कनेक्टिविटी की। तो आपने देखा वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में काम इन्होंने किया। ठीक है, आसियान कंट्रीज़ को लिंक करने की बात की गई कि जितनी भी आसियान कंट्रीज़ हैं, चाहे वो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उन सब में कॉमन रोडवेज़ हों, रास्ता हो जो सीधे म्यांमार को जोड़ता हो किससे, वियतनाम तक, और सीधे रास्ता कहाँ जुड़ा हुआ हो, हमारे नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, कनेक्टिविटी रहेगी तो व्यापार करना आसान होगा, ट्रेड, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना, लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो एट द नेबरहुड लेवल कनेक्टिविटी हैज़ इमर्ज्ड एज एन इनबिल्ट डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आप ट्रेड व्यापार तब अच्छा कर पाएंगे जब देशों के बीच में क्या हो, अच्छे रूट्स हों, चाहे वो रोडवेज़ हों, सी लिंक्स हों, रेल लिंक्स हों, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मोदी जी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर का भी इम्प्रेशन हर देश में डालना धीरे धीरे शुरू किया, और इसका एक एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल द इंटेंस डिप्लोमेसी टू गेट 21 जून डिक्लेयर्ड एट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एट द UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ठीक है, कई देशों ने इस बात को बोला कि नहीं, जो योगा है उसको एक इंटरनेशनल रूप देना चाहिए, उसके लिए एक इंटरनेशनल डे डेडिकेट करना चाहिए। तो योगा के लिए इंटरनेशनल डे डेडिकेट किया गया UNGA द्वारा, लेकिन योगा आया कहाँ से है, इंडिया से आया। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोदी डॉक्ट्रिन इज ऑल अबाउट पुटिंग इंडिया इनटू अ हायर इंटरनेशनल ऑर्बिट। ऑर्बिट समझते हो, एक रास्ता जाने का, तो सबसे बड़े रास्ते पे इंडिया को पिच करने के लिए मोदी जी ने अपने डॉक्ट्रिन्स को बनाया है, जिसमें सबसे बड़ा गोल जो ऑक्सीजन क्या है, डायस्पोरा डिप्लोमेसी है। समझ गया इस बात को? आप कुछ क्लोजनेस संबंध देख लीजिए, स्पेशली US के साथ क्या रिलेशंस बनाए नरेंद्र मोदी ने। ठीक है,
तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इंडिया यूएस रिलेशन बहुत अच्छे होना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ से वो बाहर गए, वहाँ के ट्रम्प यहाँ आए, ठीक है। इन सितंबर 2014 जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी साल पीएम मोदी विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस चले गए, और उसके जस्ट अगले साल, इनफैक्ट 3-4 महीने बाद ही, जनवरी में ही, वहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया आ गए थे 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए आए थे, ठीक है। तो कुछ प्रोग्रेस जो इंडिया यूएस डिप्लोमेसी या रिलेशन में हुआ, इसको देखते हैं। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था किसके साथ? मनमोहन जी के साथ। बाद में उस एग्रीमेंट में कुछ रुकावटें आना शुरू हो गई, समझो इस बात को। सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, उस डील में क्या हुआ था कि इंडिया को एक एक्सेस दिया जाएगा जिसमें इंडिया न्यूक्लियर ट्रेड कर पाएगा, जो फ्यूल वगैरह है, यूरेनियम वगैरह है, वो सामान यूएस इंडिया को देगा, यूएस की कंपनीज इंडिया में आएंगी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगी, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हेल्प से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाएगी, उसको कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यूज़ किया जाएगा सिविल पर्पज़ के लिए। लेकिन बाद में इस डील में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। यूएस ने कहा कि जो हम आपको न्यूक्लियर सप्लाई दे रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और जो ईंधन भी दे रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। ट्रैकिंग मतलब आप कौन सी चीज़ कहाँ कितना यूज़ कर रहे हैं को पता होना चाहिए। कितना यूरेनियम बचा है, कितना बचा है, कौन सा सामान कहाँ कितना लगाया तुमने, हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर इंडिया ने कहा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव है, आप तो पूरी हमारी सॉवरेनिटी में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे उस चीज़ से, हमने भाई पैसा दे दिया उस चीज़ के लिए, फ्री में कहाँ लिया है आपसे हमने, ठीक है। लेकिन इसी बात को लेकर जो न्यूक्लियर डील थी वो कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ा सा रुक गई, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो उस न्यूक्लियर डील में जो भी डिस्प्यूट्स आ गए थे, जो विवाद आए थे, उसको मोदी जी ने सुलझा दिया बाद में, जब मोदी जी यहाँ से वहाँ गए और वहाँ के ट्रम्प साहब यहाँ आए, ठीक है। तो इस डील को कहा जाता है 123 एग्रीमेंट, बताया था कल मैंने आपको, ठीक है, जो कि एक सेक्शन 123 है यूएस में उनकी न्यूक्लियर डील में। तो उसी एग्रीमेंट के तहत इसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर लायबिलिटी है और उसके लिए जो कॉम्पेंसेशन था, कहा कि ऐसा हो कभी अगर इन केस ऑफ कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाए, आप क्या जो न्यूक्लियर रिएक्टर है कभी वो एक्सप्लोड कर जाए या न्यूक्लियर एमिशंस बाहर लीक कर जाएं, तो उसमें कॉम्पेंसेशन के नाम पे आप क्या करेंगे, ये बताइए हमको। इंडिया ने उस समय तक कुछ बताया नहीं उसको, ठीक है। उसके साथ साथ यूएस ने ये भी डिमांड किया कि हमें ट्रैक करना है आपका क्या चीज़, न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब कितना यूरेनियम प्लूटोनियम आप यूज़ कर रहे हैं और कौन सप्लाई जो आपको हमने किया है वो कहाँ कहाँ आप इंडिया के किस किस कोने में किस रिएक्टर में कितना लगा रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया ने क्या बोला इस बात को कि कहा ये जो डिमांड आपकी है फॉर एक्सेस टू इंडिया न्यूक्लियर सेटअप, इट इज़ मच मोर इंक्लूसिव, काफ़ी घुस रहे हैं आप हमारे अंदर में, हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात है ये तो, ठीक है। अब ये जो डिफरेंसेस हमारे बीच में आ गए थे, जो दूरियां आना शुरू हो गई थी, इन दूरियों को रिजॉल्व किया गया, ठीक है, जब एक इंडियन लाइबिलिटी लॉ बनाया गया जिसमें इंडिया ने बताया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम बता देंगे आपको। और उसके साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल किया और कहा कि ठीक है, इस एग्रीमेंट से हम इस चीज़ को हटा रहे हैं आपके लिए, कौन सा कंडीशन, ट्रैकिंग कंडीशन, हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आप कितना सामान कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया था जब वो किससे मिले थे, हग डिप्लोमेसी, मोदी जी ने हक किया और कान में कह दिया सुनो हटा दो ये, ठीक है। तो इन्होंने भी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल किया, पेन से लिख के कह दिया सुनो हटाओ इसको। इस सेक्शन में चेंज कराने के कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया लॉ में, सीधे एग्जीक्यूटिव एक्शन से चेंज कर दिया गया। हमारे में होता है ना, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो पीएम साहब अपने हाथ से कर सकते हैं, उसके लिए अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, यही काम उन्होंने कर दिया। तो ये क्या रिवॉर्ड कैसे मिला, हक डिप्लोमेसी, पर्सनल डिप्लोमेसी, जो अच्छे संपर्क संबंध बना लिए उन्होंने किसके साथ, ट्रम्प के साथ। इसी के साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी शुरू हो गया इंडिया और यूएस के बीच में। तो ड्यूरिंग 2014 विजिट ऑफ मोदी, जब यहाँ से मोदी जी 2014 में चले गए थे यूएस मिलने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर, तो बोथ द कंट्रीज एग्रीड टू एक्सटेंड द कोऑपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर फॉर अनदर डिकेड, मतलब आने वाले 10 सालों तक, मतलब 2014 से लेके 2024 तक इंडिया के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में क्या रहेगा, एक डिफेंस डील रहेगी जिसमें यूएस और इंडिया एक साथ एक दूसरे की डिफेंस सेक्टर में हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसके लिए बाद में 2015 में एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया गया, न्यू फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। और यहाँ पर इसके साथ साथ
इंडिया और यूएस ने डिसाइड किया एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए। इसका नाम भी कई बार न्यूज़ में आता, सुना होगा आप लोग ने, लेमोवा, सुना है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। 2016 में इसको साइन किया गया। यूएसए एक्चुअली हर अपने एक दोस्त कंट्री जो यूएसए की है, जो एलाइज है यूएसए की, जिसको यूएस अपना दोस्त मानता है, उसके साथ ये डील साइन कर लेता है। इसके बारे में बताते हैं क्या है अभी ये, ठीक है। ये साइन करता है, इससे पहले अब तक साइन हमसे नहीं किया था, मतलब हमसे हमारा अपने आप को दोस्त नहीं मानता था। तो जब हमको दोस्त माना तो क्या साइन कर लिया हमसे, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोवा, ये साइन कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि यूएस की जो डिफेंस सेक्टर है, जो यूएस की आर्मी नेवी है और जो हमारी है, उनके बीच में डिफेंस कोऑपरेशन होना शुरू हो गया, जो हमारे जॉइंट पार्टनरशिप्स, मॉक ड्रिल्स में हेल्प करना शुरू किया, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स जो वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो ये तो एमओए हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और उसके साथ किस चीज़ का एग्रीमेंट हुआ है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करने का। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये काम 2016 में हुआ था। तो लॉजिस्टिक्स हेयर रेफर टू द प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेल अरेंजमेंट्स नीडेड टू मेक अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट सक्सेसफुल। तो इन्होंने बोला कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको कोई एक ऐसा प्लान है बड़ा सा आपका, लेट्स से हमारी जो आर्मी है या नेवी है, एयरफोर्स है, उसको पैसिफिक में जाना है, काफ़ी दिन तक वहाँ रहना है और एक कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी है वहाँ पर। तो उसके लिए इतने दिन तक जो वहाँ रहेंगे, बीच में अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे, फ्यूल समझते हो, ईंधन। बीच में कोई वहाँ बीमार हो गया तो उसको फर्स्ट एड कौन देगा, मेडिसिन, क्लोथ की कमी हो गई तो कौन देगा, ठीक है। इसका मतलब अगर वहाँ के आसपास जो भी आइलैंड्स होंगे या वहाँ पे अगर आसपास कोई भी यूएस की डिफेंस शिप जा रही होगी तो वो वहीं पे बीच में हेल्प कर सकती, किसकी, हमारी, और हम भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मतलब एक बड़ा प्लान जो आप करने जा रहे हैं, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, हमारे भी कई सारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के जवान हो सकते हैं, उनके भी सकते हैं, और यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए आपको अरेंजमेंट्स करनी होंगी। जैसे आप कहीं पिकनिक में जाते हो ना, तो अरेंज करते हो ना कि भाई सामान पैक किया कि नहीं, मेडिसिन रखा कि नहीं, खाना रखा कि नहीं, पैसे रखे कि नहीं, और बीच में ख़त्म हो गया क्या करोगे, एटीएम कार्ड निकालोगे। मान लो तुम एक ऐसे माउंटेन पे जा रहे हो जहाँ पे एटीएम कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पे अगर तुम्हें कुछ सामान खाना, वहाँ पे ठेले वाला है और पैसा तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब क्या करोगे तुम, सिग्नल वहाँ आते नहीं हैं। अब तुम ये कर सकते हो कि वहाँ के आस पास अगर कोई तुम्हारा दोस्त रहता हो तो तुम उससे क्या करोगे, पैसे उधार ले लोगे और बाद में अपने देश में आने के बाद बैंक ट्रांसफ़र कर दोगे उसको। समझे इस चीज़ को। तो यही बोला कि कभी इंडिया कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाना हो जहाँ पे बहुत लोगों का इस्तेमाल करना हो, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना हो, ठीक है, तो इस प्लान का अरेंजमेंट करने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी जिससे ये प्लान आपका सक्सेसफुल हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक्स। और कभी सामान अगर रास्ते में ख़त्म हो जाए, आपका नहीं है आपके पास, तो उस समय एक एक्सचेंज करने का फैसिलिटी होना चाहिए कि अगर आसपास यूएस के डिफेंस सेक्टर्स हैं या यूएस के कुछ आइलैंड्स वहाँ पर हैं या यूएस की नेवल फ्लीट वहाँ से गुजर रही है या आपने उनको संकेत दे दिया है, तो वो आपको ये सब चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो भी पैसा होगा, जो चीज़ें होंगी, ये बाद में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। यही काम हम भी उनके लिए करेंगे और यूएस भी हमें करेगा, ठीक है। तो बेसिकली लेमोआ इज़ अ मिलिट्री एग्रीमेंट बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द यूएस। तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, और जो वहाँ की है यूएस की, तो हमारे बीच में ये क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हो गया है 2016 में ही। और इसके तहत कुछ बेसिक टर्म्स, कंडीशंस, प्रोसीजर्स रखे गए हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती, किस चीज़ को आप देंगे एक्सचेंज करने के नाम पर, मेडिकल सर्विस, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल, फूड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन सर्विसेज। समझे। अब जब कोई हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं भी कोई जॉइंट प्रोग्राम कर रही है और बीच में इन सब चीज़ों की कमी हो गई या ये चीज़ इनको चाहिए, तो क्या वापस देश आएंगे लेने के लिए, वहीं पे अगर यूएस आसपास कहीं होगा तो वो अपनी शिप के थ्रू ये सामान भेज देगा, ठीक है। और यही काम हम भी उनकी कर सकते हैं।
तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इट वुड हेल्प इंडियन आर्म फोर्सेस स्पेशली द नेवी, ठीक है ना, क्योंकि नेवी देखो शिप बेटा बहुत लंबे लंबे समय के लिए जाती हैं, शिप की जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने का टाइम बहुत लंबा होता है, और बीच में अगर उनकी फूड फ्यूल सप्लाईज ख़त्म हो गई तो कोई अपना जो ऑपरेशन करने जाते कर पाएंगे ठीक से? नहीं। तो उस बीच में कौन हेल्प कर सकता है? ये लेमोआ वाला एग्रीमेंट, ठीक है। स्पेशली द नेवी टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट्स इन द मैरीटाइम डोमेन, ठीक है। मान लीजिए साउथ चाइना सी के आसपास हमने अपना एक शिप छोड़ रखा है हमेशा, तो उसका काम क्या वहाँ पे लगातार सर्वेलेंस करने का, लेकिन जब बीच में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा सप्लाईज ख़त्म हो जाएंगी, या कोई बीमार पड़ गया अचानक से वहाँ पर, तो उसको मेडिकल सपोर्ट वगैरह कौन देगा वहाँ पे जाकर? तो वहाँ पैसिफिक के आसपास अगर कोई यूएस की फ्लीट होगी तो वो पहुँचा देगी ये सब चीज़ें उनको, ठीक है। यही काम हम भी उनके लिए कर देंगे। तो अगर इंडियन नेवी को अपने पहुँच को बढ़ाना है, अपने दायरे को बढ़ाना है मैरीटाइम डोमेन में, आगे आगे दूर दूर तक जाना है ऑपरेशंस करने, तो या उसके साथ साथ जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह करनी है जहाँ पे 2 कंट्रीज़ की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिल के कोई काम करती हैं, तो ऐसे केस में एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में और पैसिफिक ओशन वाले रीजन में कोई भी हेल्प पहुंचानी है तो इंडिया और यूएस एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो लेमोआ गिव्स एक्सेस टू डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज ऑन ईदर साइड फॉर रीफ्यूलिंग एंड रीप्लेनिशमेंट, ठीक है। तो जो लेमोआ साइन हमने कर रखा है यूएस के साथ, तो कभी हमें हमारे फ्यूल्स ख़त्म अगर हो गए, ईंधन ख़त्म हो गया शिप का, ठीक है, जो सप्लाई हमारे पास है, खाना पीना, मेडिसिन, कुछ भी, स्पेयर पार्ट्स कोई ख़राब हो गया, शिप के इंजन कोई फॉल्ट आ गई, कुछ रिप्लेस कराना है, तो कौन हेल्प कर सकता है हमें? यूएस कर सकता है, और यही काम हम यूएस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी पैसे का लेन देन हुआ है इसकी प्रॉपर क्या की जाएगी? बुक कीपिंग, अकाउंट्स बनाए जाएंगे इसके लिए। अब मैकेनिज्म विल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर बुक कीपिंग, मतलब रिकॉर्ड रखना, एंड पेमेंट्स, एंड ऑफिशियल्स हु विल बी acting as a nodal point of contact will be designated on both sides, ठीक है। मतलब इंडियन साइड और यूएस साइड में एक पर्टिकुलर ऑफिस बना दिया जाएगा, उस ऑफिस में एक व्यक्ति होगा जिसका काम होगा नोडल एजेंसी का काम करना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट रखना। इसके पास सारी बुक कीपिंग होगी, पेमेंट्स होगा कि भाई कितना कितना पेमेंट हमने उनको दे रखा है, कितना सामान हमने उनको दिया तो कितना सामान उनसे लेना है, या कितना पैसा हमने उनको वापस देना है, ठीक है। तो ये काम इंडिया यूएस की तरफ दोनों तरफ होगा, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जब आप ये सामान दोगे तो ये सामान फ्री में नहीं दोगे ना, इसकी पूरी बुक कीपिंग होगी जो बाद में दिया जाएगा। तो लेमोआ विल हेल्प इंडिया इन जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। कहीं पे कोई साइक्लोन वगैरह आया हुआ है, ठीक है, कोई बड़ा तूफान आया हुआ है, हमारी नेवी वहाँ गई, फंस गई, सप्लाईज ख़त्म हो गए, या डिज़ास्टर कहीं हो गया, वहाँ हम लोगों को बचाने चले गए रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ईंधन खत्म हो गया, मेडिसिन खत्म हो गया, फूड खत्म हो गया, तो कौन हेल्प करने आ सकता है तुरंत हमारी आसपास अगर होगा तो? यूएस, ठीक है। चाहे वो फूड हो, वाटर हो, ट्रांसपोर्ट करना हो किसी को, यहाँ से वहाँ किसी को ले जाना हो, पेट्रोलियम, ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, क्लोथिंग, ठीक है। किसी को बचाना चले गए हैं, उसको मेजर हार्ट स्ट्रोक आया है, जब तक ले जाएंगे शिप तब तक मर ही जाएगा, तो किसको बुला लिया? यूएस को बुलाया बगल में, यूएस ने अपने किसी जो नेवल फ्लीट उनके पास थी, वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन था, ले गए, उसको रेस्क्यू किया, आसपास किसी अस्पताल में छोड़ दिया, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया? उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया यहाँ से वहाँ, ठीक। ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, क्लोथिंग, कम्युनिकेशन सर्विस, मेडिकल सर्विस, स्टोरेज डिवाइसेस, ट्रेनिंग सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, रिपेयर, मेंटेनेंस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज की जा सकती है दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा, और इसकी प्रॉपर बुक कीपिंग होगी। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी बेस और बेसिंग अरेंजमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अपना कोई बेस कहीं बना देगी किसी और कंट्री के अंदर, या यूएस हमारी कंट्री में कोई अपना बेस बनाएगा। बेस मतलब आप कोई एरिया ले लेते हैं, वहाँ पे अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या ट्रूप्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, हाँ, कंसंट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डील कैसी है? इट्स प्योरली लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स क्या है आप समझिए, कोई भी काम करने का जो सामान चाहिए होता है उन सामान को एक्सचेंज किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अगर वो ख़त्म हो गया तो इंडिया कैन एक्सेस द स्ट्रिंग ऑफ यूएस फैसिलिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। देखो यूएस ने अपने कई जगह बेस बना रखे हैं, अलग अलग आइलैंड्स में हैं, हर जगह यूएस की नेवी कहीं ना कहीं है, तो इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकती है, ठीक। लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए कहीं भी इंडिया यूएस की हेल्प ले सकती है, क्योंकि इंडिया को अगर एशिया पैसिफिक रीजन में आगे काम करना है तो ऑलरेडी एशिया पैसिफिक रीजन में, चाहे वो सी ऑफ जापान वाला एरिया हो, इधर वाला एरिया हो, हर जगह कहीं ना कहीं यूएस की प्रेजेंस पहले से ही है। रीज़न क्या है? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय से ही यूएसए हर जगह
हर एक आइलैंड पे कहीं ना कहीं अपना बेस बनाना शुरू कर दिया था, ताकि वहाँ से किसको काउंटर कर सके, सोवियत को। तो मैरी टाइम प्रेजेंस, पानी में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पहले से ही किसकी है, यूएस की नेवी की है, ठीक है। तो लेमोआ साइन करने से हमें ये फ़ायदा हो सकता है। तो इससे जो काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है हमारी आर्म फोर्सेस की, वो बढ़ जाएगी। कभी भी कोई डिजास्टर रिकवरी प्रोग्राम हुआ, कहीं किसी को बचाना जाना है, रेस्क्यू करना है, तो वहाँ पे हेल्प करने हमारी आ सकता है यूएस, इस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। समझ पाए इसको? ऐसे ही देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी पहले थी, किसने बनाई थी, पीवी नरसिम्हा राव ना, कि अब वेस्ट और सोवियत की जगह हमें ईस्टर्न कंट्रीज पे भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। इसी चीज़ को कन्वर्ट किया इन्होंने लुक ईस्ट से किससे, एक्ट ईस्ट में, ठीक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, कंटिन्यूड टिल मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, और उसको बाद में अपग्रेड कर दिया किसने, पीएम मोदी ने, किसमें, एक्ट ईस्ट में, और कहा कि और अच्छे इंटेंशन के साथ काम करेंगे, इसमें कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट करने के लिए सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्वाइटेड ऑल 10 आसियान लीडर्स एज स्पेशल गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। जनवरी महीने में जो रिपब्लिक डे परेड होती है उनको बुलाया। इससे क्या, आसियान लीडर्स के साथ हमारे जो संपर्क संबंध थे वो और अच्छे होना शुरू हो गए। अब मोदी जी मिले हैं तो अच्छे से मिले होंगे, जानते ही हो, हक डिप्लोमेसी, पर्सनल डिप्लोमेसी, सब कुछ कर लिए होंगे उनके साथ, ठीक। तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग 4 C's। अभी तुमने 4D देखे थे, देखो जब भी मोदी जी आएंगे तो ये सब नाम बहुत आएंगे, 4-5C, 8D, 5A, ये सब आता है, वो नाम लेके चलते हैं, ठीक है। 4 C's, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कहा जो आसियान कंट्रीज़ हैं हम उनके साथ इन चारों पिलर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे उनके साथ, ट्रेड बढ़ाएंगे एक दूसरे के यहाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है, और कल्चर भी एक्सचेंज करेंगे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना किसके साथ, कंट्रीज इन दी एशिया पैसिफिक, ये जितनी भी आसियान कंट्रीज़ हैं इसके साथ साथ बाकी की जितनी एशियन कंट्रीज, चाहे वो जापान वगैरह भी क्यों ना हो, सबके साथ, ठीक है। और उसी के साथ साथ एनहांस कनेक्टिविटी टू द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश विद अदर कंट्रीज इन आवर नेबरहुड, मतलब जो अपना नॉर्थ ईस्ट है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा रोडवेज के साथ, किसके साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, ठीक है, चाहे वो आपका बगल में म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, ठीक है। तो ऑन कनेक्टिविटी इंडिया हैज़ ऑल्सो स्पीडेड अप वर्क ऑन 3200 किलोमीटर इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। तो देखिए म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एक कॉमन हाईवे बना दिया गया है, जो हाईवे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए म्यांमार से होते हुए कहाँ तक जाता है, थाईलैंड तक। तो इस रास्ते का इस्तेमाल करके आराम से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो ना दोनों देशों के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे आप आसियान को, एशियन कंट्रीज़ को और अपने पास ले आए, सीधे उनसे रोडवे कनेक्ट करके, ठीक। हैवी फोकस इज बीइंग गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू मेन फोकस क्या है मोदी जी का, हाँ, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना। इंडिया बिलीव दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कैन बी द गेटवे टू ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया मतलब यही म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, आसियान कंट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशिया। जापान इज ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और ये सब कुछ बनाने में जापान भी हमारी काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा है, ठीक। ब्रिजिंग डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट, तो डिप्लोमेसी से किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, या जो पॉलिसी रही है मोदी जी की वो देख लीजिए। मोदी's foreign policy is largely driven by India's development needs, constantly driving for reform and transform India both for security and prosperity of citizens.
तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बनाया गया है उसमें काफ़ी हद तक इंडियन डायस्पोरा को इंगेज करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो इसके पीछे का विजन क्या है कि जो हमारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि क्या, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी। ट्रेड मतलब इंडिया का व्यापार अच्छा रहे, तो इससे क्या आएगा हमारे पास, फॉरेस्ट रिजर्व। एनर्जी मतलब वही ईंधन, जो हमारी डिपेंडेंस किस पर ज़्यादा हो जाती है, कई बार गल्फ कंट्रीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इसके लिए। द फोकस मोर हैज़ बीन ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है, टुवर्ड्स हिज एंड, टुवर्ड्स दिस एंड, ताकि बाकी जितने इन्वेस्टर्स वर्ल्ड में हैं उनको इन्वेस्ट करना हो तो सबसे अच्छी कंट्री कौन लगे उनको इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया, ठीक है। सो ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो जब भी पीएम मोदी फ्लाइट मोड पे रहते हैं, फ्लाइट मोड मतलब जब उड़ते रहते हैं दूसरे देश में जाते हैं, तो आज तक कभी ऐसा रेयरली हुआ होगा कि उन्होंने कोई ऐसी चांस मिस कर दिया हो जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट ना लेके आ पाए, ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू हॉक इंडिया एज अ रोबस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। जब भी जहाँ जाते हैं हमेशा वहाँ बोलते हैं कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, आप इंडिया में आइए, मेक इन इंडिया करिए, आपको अच्छे से बिजनेस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। हर एक इन्वेस्टर को हमेशा ये रहता है कि जहाँ मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी कैसी होगी, वहाँ पे बिजली आती है कि नहीं, वहाँ पे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट हैं कि नहीं, वहाँ पे कोई सांप्रदायिक हिंसा, दंगे तो नहीं होते रहते हैं, वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट कितनी कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पे जाके मोदी जी हर जगह बताते हैं कि नहीं, हमारी कंट्री बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट की, हर चीज़ हमारे पास है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे आ चुके हैं, ठीक है। बढ़ाना बेटा, दिखाना इंडिया को, प्रोजेक्ट करना। दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड ड्रास्टिक इंक्रीज इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और मोदी जी की इन्हीं नीतियों की वजह से हमारे यहाँ जो फॉरेन रिजर्व हैं वो लगातार बढ़ते चले गए, ठीक है। और कोई भी ऐसी इंपोर्ट कवर वाली प्रॉब्लम हमारे पास नहीं रही। दो फॉरेन रिजर्व घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनके एरा में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे पास एफडीआई आई, और इतनी एफडीआई हमारे पास कभी नहीं आई है जितनी एफडीआई 2014 के बाद आना शुरू हुआ है। और रीज़न क्या है इसके पीछे का? डायस्पोरा डिप्लोमेसी। बाहर के लोगों ने खूब पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरेन पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो इसी के साथ आपका फॉरेन पॉलिसी अंडर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ख़त्म होता है। और जब अगली बार मिलेंगे तो हम मिलेंगे किसके साथ? इंडिया पाकिस्तान के साथ। क्रिकेट मैच नहीं, मतलब फॉरेन पॉलिसी के साथ, ठीक है ना।